हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाली जो क्लास आपको अजंता की गुफाओं के बारे में, कहाँ पे स्थित है, किसने इनकी खोज की, कहाँ कहाँ पे इनकी प्रतिलिपियाँ और अनुकृतियों का जो है विवरण प्रस्तुत किया गया, इत्यादि जो चीज़ों का है उल्लेख हमने किया था पिछली वाली क्लास में। ठीक है, ये सारी हमने जानकारी आपको पिछली वाली क्लास में दे दी थी। समथिंग आपको ये भी बता दिया था कि 1983, ठीक है, 1983 में जो है अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, नोट में हमने ये भी लिखवाया था कि जो भारत का सिस्टाइन टेम्पल है, ठीक है, जिसको टेम्पल भारत का सिस्टाइन टेम्पल जो है उसको इसी यानी अजंता गुफा को ही बोला जाता है, ये भी हमने लिखवा दिया था। उसके आगे आज की जो क्लास है वो गुफाओं का वर्गीकरण है, यानी कि अजंता की गुफाओं का वर्गीकरण कहाँ कहाँ पे किन भेदों में किया गया है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं एक एक करके। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो वर्गीकरण हुआ है कितने भागों में हुआ है। तो आपको हम ये बता दें, ऊपर लिखा हुआ है गुफाओं का वर्गीकरण, ठीक है, ये अजंता गुफा के संबंधित है। ठीक है, गुफाओं का वर्गीकरण, तो इनका जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 भागों में हुआ है। नंबर 1 पे अलंकारिक, ठीक है, नंबर 2 रूप वैदिक और तीसरा जो आपका है वर्णनात्मक। इन 3 भागों में इन गुफाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि अलंकारिक में क्या क्या मिलता है। तो अलंकारिक जो है नंबर 1 पे जो वर्गीकरण किया गया उसके अंतर्गत पेड़ पौधे, फूल पत्ती, गंधर्व अप्सराएं और नाग पूजा इत्यादि का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो अलंकारिक गुफाओं का वर्गीकरण किया गया है अलंकारिक के अंतर्गत, उसमें जो है पेड़ पौधे, फूल पत्ती, गंधर्व अप्सराएं, नाग पूजा इत्यादि का जो है वर्णन किया गया है। ये नंबर 1 पे अलंकारिक के अंतर्गत है। दूसरा हम देखते हैं, लिखा गया है रूप वैदिक। ठीक है, तो रूप वैदिक के अंतर्गत आपका लिखा गया है पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर बुद्ध और वज्रपाण बोधिसत्व इत्यादि का वर्णन किया गया है। ये किसके अंतर्गत आता है? रूप वैदिक के अंतर्गत। ठीक है, अगला हम तीसरा नंबर पे देखते हैं वर्णनात्मक। ठीक है, ये जो गुफाओं का तीसरा वर्गीकरण किया गया है इसमें क्या मिलता है? वर्णनात्मक। और वर्णनात्मक के अंतर्गत क्या मिलती है? जातक कथाएं। जातक कथाओं का मतलब होता है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है, जातक कथाएं कहीं भी लिख के आ जाए अगर तो समझ जाइएगा कि उसको हम अपनी यानी कि जो भाषा होती है उसको हम पूर्व जन्म की कथाएं बोलते हैं। तो ये तो होगा गुफाओं का वर्गीकरण कि कितने भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो याद रखिएगा कि 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। एक तो नंबर अलंकारिक, दूसरा रूप वैदिक और तीसरा वर्णनात्मक। ठीक है, हम तीनों के अंतर्गत हमने बता भी दिया है कि क्या क्या इनके अंतर्गत वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो हमने बता दिया है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, इसी के नीचे लिखा गया है जातक कथाओं में 547 जन्मों का उल्लेख सूत्र पिटक में मिलता है। देखिए एक चीज़ और बता दें, ये सूत्र पिटक जो है बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ हैं, एक विनय पिटक और एक दूसरा है सूत्र पिटक। तो जो जातक कथाएं यानी कि बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो 547 जो पूर्व जन्म की कथाएं मिलती हैं वो किस पुस्तक में मिलते हैं? वो सूत्र पिटक है। ठीक है, विनय पिटक था, एक सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक में इनके 547 पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं गुफाओं बनने का क्रम। ठीक है, जो गुफाएं अजंता गुफा की गुफाएं बनी थी उस समय जो रिसर्च हुई उसके बाद पता चला कैसे गुफाएं बनी थी। तो यहाँ पे लिखा गया है गुफाओं के बनने का क्रम। तो सबसे पहले गवाच। ठीक है, और गवाच आप सभी लोग जानते हो गवाच किसे बोलते हैं? एक बरामदा होता था, छत जिसको बोलते हैं, छत पहले बनती थी। ठीक है, गवाच मतलब छत पहले
जो बरामदा होता था उसको पहले बनाते थे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बनता था गवाच, उसके आगे बनता था छत, ठीक है, उसके आगे खंभे, फिर दीवार, फिर प्रवेश द्वार, फिर गुफाएं ऊपर से नीचे की ओर बनी हैं। ठीक है, आजकल की वर्तमान समय में क्या होता है, सबसे पहले नींव बनती है, उसके बाद दीवार बनती है, उसके बाद दीवार के ऊपर छत डाली जाती है, तब जाके आगे बरामदा बनता है। लेकिन तब क्या होता था, सबसे पहले बरामदा बनता था गवाच, और फिर छत बनती थी, उसके बाद खंभे, उसके बाद दीवार, और उसके बाद प्रवेश द्वार। गुफाओं का जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर चला आता है, उल्टा होता था। ठीक है, ये क्योंकि ये पहाड़ों को काट करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये बनने का, गुफाओं के बनने का एक क्रम है। उसके आगे लिखा गया है प्रमुख गुफाओं में उपलब्ध चित्र। अब यहाँ की जो गुफाएं तो बहुत सारी थी, हमने बताया था कि 1 से लगा करके 30 तक की गुफाएं मिली हैं। ठीक है, क्रम संख्या जो 1 से 30 तक की गुफाएं मिली हैं। अब 30 गुफाओं में चित्र नहीं मिले, ऐसा नहीं कि 30 गुफाओं में चित्र मिले। तो यहाँ की जिन गुफाओं में चित्र मिले हैं उनको हमको पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, उनके अंतर्गत जो चित्र मिले उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं किन किन गुफाओं में हमें चित्र मिले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है नंबर 1, नंबर 2, यानी गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 26। ठीक है, अभी तक जो गुफाएं हैं जिनमें चित्र उपलब्ध हुए हैं उन केवल 7 गुफाओं में चित्र मिले हैं। ठीक है, अब इसमें गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, 10 और गुफा नंबर 16, 17 और 26, इन 7 गुफाओं में ही शेष मात्र चित्र मिले हुए हैं। अन्य गुफाओं के जो चित्र हैं वो नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नंबर 9 पे लिखा गया है जो गुफा नंबर 9 है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 9 देखते हैं। ये शुंग सातवाहन काल की है, जिसका समय है 200 ईसा पूर्व, और ये चैत्य गुफा है। और चैत्य गुफा हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि चैत्य गुफा उसी को बोलते हैं जिसमें पूजा और उपासना का ग्रह मानते थे, जिसमें लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो गुफा नंबर 9 में जो आपका होता था वो ये याद रखिएगा कि शुंग सातवाहन काल की है, 200 ईसा पूर्व पहले की, जब शुंग सातवाहन काल चल रहा था उस समय इस गुफा का निर्माण किया गया था। ये 200 ईसा पूर्व की है और ये चैत्य गुफा है जिसमें पूजा उपासना के लिए इस गुफा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र हैं। इस गुफा के अंतर्गत एक समझने वाली बड़ी बात यह है कि आप लोगों को हम एक बात बताते चलते हैं कि जहाँ पे हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र मिलते हैं तो समझ लीजिएगा वहाँ पर उस गुफा के अंदर दीवारों पे चित्रण कार्य भी हुआ है और स्तूप पूजा भी का जो वहाँ पे विवरण यानी उल्लेख उसको बनाया भी गया है। जो पूजा गृह होता था, क्योंकि हीनयान के जो लोग होते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो सिर्फ उन चीज़ों को मानते थे जो बुद्ध की अस्थियों, बुद्ध के कपड़े, बुद्ध के जो भी इत्यादि वस्तुओं को रख करके उनके ऊपर स्तूप का निर्माण करके उसकी पूजा करते थे। जैसे कि आज की डेट में मुसलमान जैसे लोग होते हैं तो वो चबूतरे की पूजा करते हैं, और हिंदू धर्म में जानते हो कि सभी लोग कि वो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। उसी तरीके से समझ लीजिए कि जो आपका बौद्ध धर्म था उनके जो दो संप्रदाय थे, एक हीनयान, वो लोग ऐसे समझ लीजिए कि वो चबूतरे की पूजा करते थे, और महायान शाखा के लोग आपकी वो मूर्ति पूजा करते थे। तो जो ये गुफा है, गुफा नंबर 9, तो ये वो दोनों संप्रदायों से संबंधित है। इसमें स्तूप की पूजा यानी कि चैत्यों का भी वर्णन मिलता है, और वहाँ पे महायान शाखा के अंतर्गत जो दीवारों पे चित्रण कार्य हुआ यानी बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनी है, तो ये समझ लीजिए कि उनके उपासना हेतु के लिए, उनकी पूजा के लिए ग्रह बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए इसको लिखा गया है कि इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 पे पॉइंट लिखा गया है। नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। इस आधार पर यह माना जाता है कि इसका रचना काल 3री से 4थी सदी तक विस्तृत रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इस आधार पर माना गया है कि इसका जो रचना काल है यानी कि इस गुफा का जो निर्माण कार्य है वो 3री से 4थी सदी तक विस्तृत रहा होगा, यानी बनता रहा होगा। ठीक है,
अगला पॉइंट हम देखते हैं तीसरे नंबर पे लिखा गया है, इस गुफा में एक ठोस हर्मिका वाला 3 छतरियों वाला पाषाण स्तूप मिला या बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्तूप है, और स्तूप पूजा ज़्यादातर आप लोग हमने बताया है कि स्तूप पूजा वही लोग करते थे उस समय जो जिस धर्म को लोग मानते थे, जरूर मानते थे बौद्ध धर्म को, लेकिन किन लोग ऐसे लोग मानते थे स्तूप पूजा कौन करते थे, वो हीनयान के लोग पूजा करते थे, क्योंकि इनका एक मानना था कि बुद्ध की मूर्ति पूजा हम लोगों के धर्म में उन्होंने एक उपदेश, उनको एक मानना था कि उन्होंने एक उपदेश दिया था कि मेरी मूर्ति की पूजा ना करके मेरे उपासक बन के पूजा करिए। ठीक है, तो इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, अनेकों उपदेश दिए थे और उनके उनके उपदेश जैसे जैसे अनुयायी उन लोगों को सुने उस तरीके से उनकी पूजा करते थे। इसीलिए इनका स्तूप पूजा जो है पाषाण स्तूप यानी कि 3 छतरियों वाला, आप लोग स्तूप देखे होंगे अर्धचंद्राकार में, ये 3 स्तूप यानी कि एक बड़ा और दूसरे छोटे, अब इसमें 3 छतरियाँ ये लगी होती थी। ठीक है, अब ये 3 छतरियों वाला एक स्तूप मिला हुआ है। ठीक है, हर्मिका इसको बोलते थे, हर्मिका इसको बोलते थे, ये हर्मिका है। अब इनके ऊपर छतरी लगी होती थी स्तूप के ऊपर, इसी को बोलते हैं कि इसकी जो यहाँ पे क्या है, एक ठोस हर्मिका वाला 3 छतरियों वाला पाषाण स्तूप बना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथे नंबर पे, यहाँ लिखा गया है, यह गुफा घोड़े की नाल के आकार में है। आप सभी लोग, हमने इससे पहले आपकी क्लास में बताया था कि या तो अर्धचंद्राकार में मान लीजिए, आधा चांद हमारा जैसे निकल के आता है, आधा चांद। ठीक है, या सी, या ऐसे कह सकते हैं कि सी आकार में, आप अंग्रेजी में ABC जानते हैं, सी आकार में इस गुफा का आकार है। ठीक है, या हम मान सकते हैं घोड़े की नाल के आकार का, घोड़े की नाल जानते हो कि सभी लोग सी के आकार की होती है, या अर्धचंद्राकार यानी आधा जो चांद होता है वो भी सी आकार का होता है। ठीक है, तो इसको गुफा या गुफा के घोड़े की नाल के आकार में है। इस गुफा में 23 खंभे हैं, यानी कि टोटल जो आपके इस गुफा में, गुफा नंबर 9 में है, इसमें 23 खंभे हैं। ठीक है, अब यहाँ के प्रमुख चित्र हम देख लेते हैं कि क्या क्या मिले। तो प्रमुख चित्र यहाँ पे हम नंबर 1 पे देखते हैं, लिखा गया है स्तूप पूजा। हमने अभी बताया है कि यहाँ का नंबर 1 चित्र प्रमुख होगा, क्योंकि यहाँ पे स्तूप यानी कि चैत्य ग्रह यानी कि चैत्य गुफा है, तो यहाँ पे स्तूप की पूजा जरूर हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे हीनयान के लोग स्तूप की पूजा करते होंगे। चैत्य का मतलब है यहाँ पे पूजा उपासना के अलावा कुछ रहने के स्थान तो है नहीं, तो उसके अलावा कोई चित्र नहीं मिलेगा, तो स्तूप पूजा हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे चित्र मिला हुआ है, लिखा गया है पशुओं को हाँकते ग्वाले। ठीक है, पशुओं को हाँकते ग्वाले, ये दूसरा चित्र दीवारों पे चित्रित किया गया है। तीसरा जो हमारा चित्र है इसमें बना हुआ है एक बैठी हुई स्त्री या आसीन नारी, एक बैठी हुई स्त्री एक दीवार पे चित्रित की गई, ये महायान शाखा के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, स्तूप पूजा जो है हीनयान शाखा के अंतर्गत हुआ है, और महान शाखा के अंतर्गत जो चित्र बने गए हैं वो समझ लीजिए ये महान शाखा के अंतर्गत बने गए। एक बैठी हुई स्त्री यानी आसीन नारी, ये महान शाखा के अंतर्गत। ठीक है, आगे जो दूसरा चौथा नंबर का जो लिखा गया है, ये जो चित्र है 2 नाग पुरुष। ठीक है, ये भी आपके इसी गुफा 9 के अंतर्गत ये चित्र मिले हुए हैं। तो आप लोगों को चारों हमने चित्र बहुत ही मोस्ट बता दिए हैं। एक तो नंबर 1 पे स्तूप पूजा, और दूसरा हमारा पशुओं को हाँकते ग्वाले, तीसरा हमारा एक बैठी हुई स्त्री नारी यानी कि आसीन नारी, और चौथा हमारा 2 नाग पुरुष। ठीक है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर ये 4 प्रश्न, 4 जो चित्र हैं ज़्यादातर गुफा नंबर 9 के पूछे जाते हैं। ठीक है, यार इतना समझ गए। आगे हम देखते हैं, इसके आगे लिखा गया है गुफा नंबर 10। गुफा नंबर 10 में आ जाइए। जो गुफा नंबर 10 है इसमें हम देखते हैं ये किस समय की क्या क्या निर्माण यहाँ पे हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो ये गुफा नंबर जो संख्या 10 है, इसका जो समय है वो भी शुंग सातवाहन काल है। ठीक है, सेम समय है, जिस समय गुफा नंबर 9 का निर्माण कार्य हुआ था उसी समय गुफा नंबर 10 का भी निर्माण कार्य हुआ था, यानी कि इसका भी समय 200 ईसा पूर्व। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 9 और 10 याद रखिएगा, 9 और 10 जो है इन दोनों का जो समय है निर्माण कार्य वो गुफा संख्या 9 और 10 के अधीन ही रहा है। ठीक है, वो भी 200 ईसा पूर्व और ये भी 200 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है, हमने कल खोज बताई थी कि इसकी 1819 में सर्वप्रथम खोज यहाँ के एक शिलालेख मिला था, जिसपे
जॉन स्मिथ का जो उल्लेख मिला है कि सर्वप्रथम जॉन स्मिथ ने यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी बटालियन के जो थे उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि नंबर 1 पे देखते हैं, सर्वप्रथम सन 1819 में गुफा संख्या 10 को ही देखा गया। जिस समय इस गुफा की खोज हुई, यानी कि जिस समय अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, जॉन स्मिथ ने इस गुफा को देखा था, ठीक है, उस समय जो गुफा संख्या कौन सी दिखी थी इनको, तो गुफा संख्या 10 ही इनको दिखी थी, ठीक है। जॉन स्मिथ जो उस समय थे हमारे अंग्रेज के अधिकारी जो थे बटालियन के, आर्मी के, तो उनको सबसे पहले गुफा संख्या 10 ही के दर्शन हुए थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया सर्वप्रथम सन 1819 में गुफा संख्या 10 को ही देखा गया, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है 1819 में अगर खोज हुई थी तो सर्वप्रथम 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी अजंता गुफा। और अगर पूछा जाए कि 1819 में अजंता की किस गुफा को देखा गया सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा गुफा संख्या 10 को देखा गया, ठीक है। नंबर दूसरे पे हम देखते हैं, इसमें लिखा गया है इस गुफा को वासिद पुत्र कटिहादी ने बनवाकर दान की थी। देखिए उस समय जिस समय बौद्ध धर्म चल रहा था और उनके मरणोपरांत यहाँ की जो दो संप्रदायों में जो धर्म बटा, हीनयान और महायान शाखा के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं है, उस समय बहुत अनुयायी ऐसे थे जो रहने हेतु स्थान ढूंढते थे। तो उस समय राजाओं के पास पैसा था, लेकिन वो अनर्गल पैसा नहीं खर्च करते थे। जो उनके अनुयायी होते थे उनको गुफाओं में ठहरने के लिए रोक देते थे और काफ़ी समय तक वो लोग रुकते थे। मान लीजिए नहीं भी अगर राज दरबार में गए तो ऐसे लोग वो गुफाओं में रुक जाते थे, ठीक है। तो होता क्या था उस समय जो राजा थे वासिद पुत्र कटिहादी जो थे, उन्होंने गुफा नंबर 10 का निर्माण करवा करके दान कर दिया था कि इन गुफाओं के अंतर्गत आप रहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखा गया है कि इस गुफा को वासिद पुत्र कटिहादी ने बनवाकर दान की थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं गुफा नंबर 3 पे, अगला पॉइंट है इस गुफा संख्या 10 का अगला पॉइंट तीसरा। तो लिखा गया इस गुफा में खंभों पर बुद्ध की संबंगी आकृतियां बनी हुई, ठीक है। इस गुफा में खंभों पर बुद्ध की संबंगी आकृतियां बनी है। संबंगी मतलब है कि समान भंगिमाओं के अंतर्गत, ठीक है। साधारण खड़े हुए हैं, पुष्प लिए हुए खड़े हैं, कहीं पे अनेकों तरीके के जो चित्र बनाए गए हैं समभंग में, उन आकृतियों को उकेरा गया है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी नहीं बताया, आगे आपको हम बताएंगे कितनी भंगिमाएं हैं। तो समभंग है, अभंग है और अतिभंग है, त्रिभंग है, इत्यादि भंगिमाएं हैं। और इत्यादि भंगिमाओं को जो है अलग अलग तरीके से संबोधन किया गया है, किस तरीके को कौन सा भंगिमाओं में अंतर्गत चित्र बनाया गया है, ठीक है। तो इसको कहा गया है कि समभंगी आकृतियों में बनी है। तो समान भंगिमाओं में यानी कि समभंग में वो लोग आकृतियां बनी हुई बुद्ध की, ठीक है। अब यहाँ के प्रमुख चित्र हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमुख चित्र जो लिखे हैं, नंबर 1 पे शाम जातक, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। शाम जातक जो चित्र बना हुआ है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को दर्शाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, दूसरा चित्र हमारा जो है लिखा गया है छदंत जातक। छदंत जातक, इस चित्र में क्या दिखाया गया है, एक हाथी को दर्शाया गया है 6 दांतों वाला। यहाँ पे लिखा गया छदंत जातक, तो यानी कि बुद्ध की जातक जिसमें भी लगा हो वो सब बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। शाम जातक यानी कि एक व्यक्ति को दर्शाया गया, तो ये भी पूर्व जन्म की कथाएं ही होगी कोई। इसके बारे में हम आगे चल करके बताएंगे कि चित्र के बारे में क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे इतना याद रखिए कि यहाँ पे छदंत जातक है, वो एक हाथी को दर्शाया गया जो 6 दांतों वाला है, ठीक है। अगला तीसरा जो चित्र है इसमें उसको हम देख लेते हैं। लिखा गया राजकीय शोभा यात्रा, ठीक है, राजकीय शोभा यात्रा। तो इसमें क्या किया गया है कि बौद्ध वृक्ष पूजा हेतु, ठीक है, बौद्ध वृक्ष पूजा हेतु यानी कि जहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस जगह का नाम लिखा गया है कि बौद्ध वृक्ष पूजा हेतु जाता राजा का जुलूस। जहाँ पे बौद्ध वृक्ष यानी कि
बुद्ध का, जहाँ पे बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी जिस वृक्ष के नीचे, उस जगह पे जाता हुआ एक राजा का जुलूस दिखाया गया है, जिस चित्र का नाम रखा गया है राज की शोभा यात्रा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी गुफा नंबर 9 और 10 की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको यानी अजंता की गुफा भाग 2 में आप लोगों को इतनी जानकारी दे दी है। आने वाली गुफा संख्या जो 16, 17, 1, 2 बची हैं, वो आपको अगली क्लास नेक्स्ट डे देंगे। और हम आप लोगों को धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को ज़्यादा लंबी क्लास दे दें तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं और लिखते भी नहीं हैं। तो हमारी तरफ से यही उम्मीद है कि आप लोग बोरिंग महसूस मत करिए। आपको हम छोटी क्लास देंगे जिससे आप लोगों को समस्या ना हो, आराम से 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और किसी को अगर कहीं भी इस गुफा जो अजंता की गुफा है कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे अगली क्लास में। और लोगों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को जुड़वाइए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।